अध्याय 35 सत्यद्रव। हैरी धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसका चेहरा घास पर टिक गया, जिसकी खुशबू उसके नाखूनों में भर गई। जब आवागमन कुंजी उसे ला रही थी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और गिरने के बाद भी नहीं खोली। वह हिला तक नहीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी हो। उसका सिर इतनी बुरी तरह घूम रहा था जैसे उसके नीचे की जमीन किसी जहाज के डेक की तरह हिल रही हो। खुद को संभाले रखने के लिए उसने उन दोनों चीजों को और कसकर पकड़ लिया जिन्हें वह अब भी पकड़े हुए था। त्रिकोणीय टूर्नामेंट के कप का ठंडा हैंडल और सेड्रिक का शरीर। उसे महसूस हुआ कि अगर उसने दोनों में से किसी को भी छोड़ा तो वह अपने दिमाग में तैरते अंधेरे में खो जाएगा। सदमे और थकान के कारण वह घास की खुशबू सूंघते हुए जमीन पर ही पड़ा रहा। वह इंतजार करने लगा कि कोई कुछ करेगा, कुछ होगा, और इस दौरान पूरे समय उसके माथे का निशान टीस करता रहा। शोर शराबे से उसके कान के पर्दे फटे जा रहे थे और वह परेशानी महसूस कर रहा था। हर तरफ आवाजें, कदमों की आहटें और चीखें सुनाई दे रही थी। वह जहां था वहीं पड़ा रहा। उसने शोर को सुनकर अपना चेहरा तान लिया, जैसे यह भी कोई बुरा सपना हो जो गुजर जाएगा। फिर दो हाथों ने उसे पकड़ा और पलट दिया। हैरी, हैरी! उसने अपनी आंखें खोली। वह सितारों से भरे आसमान की तरफ देख रहा था और एल्बस डम्बलडोर उसके ऊपर झुके हुए थे। लोगों की भीड़ की काली छायाएं चारों तरफ से उनके करीब आ रही थी। हैरी ने महसूस किया कि लोगों के तेज तेज कदमों के कारण उसके सिर के नीचे की जमीन कांप रही थी। वह बागड़ वाली भूल भुलैया के किनारे पर लौट आया था। उसे दर्शक दीर्घा दिख रही थी और वहां पर सितारों के नीचे लोगों की आकृतियां हिलती हुई दिख रही थी। हैरी ने कप को छोड़ दिया, लेकिन उसने सेड्रिक को और कसकर पकड़ लिया। उसने अपना खाली हाथ उठाया और डम्बलडोर की कलाई पकड़ ली, जबकि डम्बलडोर का चेहरा कभी दिखता कभी गायब होता रहा। वह लौट आया है, हैरी फुसफुसा कर बोला। वोल्डेमॉर्ट लौट आया है। क्या हो रहा है? क्या हुआ? हैरी के सामने कॉर्नेलियस फच का चेहरा आया। यह सफेद और दहशत से भरा हुआ था। हे भगवान, डिगोरी! उसने फुसफुसा कर कहा। डम्बलडोर, वह तो मर गया है। उनकी तरफ आती छायादार आकृतियों ने यह बात अपने आसपास के लोगों से फुसफुसा कर कही और फिर बाकी लोग भी रात के अंधेरे में चिल्लाए। वह मर गया है, वह मर गया है, सेड्रिक डिगोरी मर गया है। हैरी, उसे छोड़ दो। उसने फच की आवाज सुनाई दी और उसे एहसास हुआ कि कुछ उंगलियां सेड्रिक के बेजान शरीर को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हैरी ने उसे नहीं छोड़ा। फिर डम्बलडोर का चेहरा, जो अब भी धुंधला था, ज्यादा करीब आया। हैरी, अब तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। सब कुछ खत्म हो गया है। उसे छोड़ दो। वह चाहता था कि मैं उसे वापस ले आऊं। हैरी बुदबुदाया। उसे लग रहा था कि यह बताना महत्वपूर्ण है। वह चाहता था कि मैं उसे उसके माता पिता के पास ले आऊं। यह ठीक है हैरी, अब बस छोड़ दो। डम्बलडोर नीचे झुके। इतने बूढ़े और दुबले पतले व्यक्ति में इतनी ज्यादा ताकत की कल्पना करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने एक ही झटके में हैरी को जमीन से उठाकर उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। हैरी लहराने लगा। उसका सिर घूम रहा था। उसका घायल पैर अब उसका वजन नहीं संभाल सकता था। उनके चारों तरफ की भीड़ करीब आने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी और उसकी तरफ देख रही थी। क्या हुआ? उसके साथ क्या गड़बड़ हुई? डिगोरी मर गया है। उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, फट जोर से कह रहे थे। वह बीमार है, वह घायल है। डम्बलडोर, डिगोरी के माता पिता यही हैं। वे दर्शक दीर्घाओं में हैं। मैं हैरी को ले जाता हूँ डम्बलडोर, मैं उसे ले जाता हूँ। नहीं, मैं चाहूंगा कि वह यहीं रहे। डम्बलडोर, एमोस डिगोरी इधर ही आ रहा है, वह यहीं आ रहा है। आपको नहीं लगता कि उसे यह बात आपको खुद बतानी चाहिए, इससे पहले कि वह अपने बेटे की लाश देखे? हैरी, यहीं रुकना। लड़कियां चीख रही थी और बुरी तरह से सक रही थी। हैरी की आंखों के सामने का दृश्य अजीब तरीके से हिल रहा था। ठीक है बेटे, मैंने तुम्हें संभाल लिया है। चलो अस्पताल। डम्बलडोर ने रुकने को कहा था, हैरी ने भारी आवाज में कहा। निशान के दर्द के कारण उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे उल्टी होने वाली हो। उसकी देखने की शक्ति पहले से भी ज्यादा धुंधली हो गई थी। तुम्हें आराम की जरूरत है, चलो भी। हैरी से बड़ा और ज्यादा ताकतवर कोई व्यक्ति उसे भयभीत भीड़ के बीच से आधा खींच रहा था और आधा उठा रहा था। हैरी ने लोगों की आहें और चीख सुनी जब उसे सहारा देने वाला आदमी उनके बीच से रास्ता बनाते हुए उसे महल की तरफ ले जाने लगा। झील और डमस्ट्रिंग जहाज के पास से होते हुए वे घास भरे मैदान के पार जाने लगे। हैरी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ अपने पास चल रहे आदमी की सांस लेने की भारी आवाजें सुनाई दे रही थी। क्या हुआ हैरी? उस आदमी ने आखिर कहा, जब उसने हैरी को पत्थर की सीढ़ियों के ऊपर उठाया। ठक ठक ठक। वे बाबरिन एंड मूडी थे। कब आवागमन कुंजी था?
हैरी ने कहा जब वे प्रवेश हॉल पार कर रहे थे। वह मुझे और सेड्रिक को एक कब्रिस्तान में ले गया और वहां पर वोल्डेमॉर्ट था, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। ठक ठक ठक। वे संगमरमर की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे थे। शैतानी शहंशाह वहां थे। फिर क्या हुआ? उसने सेड्रिक को मार डाला, उसने सेड्रिक को मार डाला। और फिर ठक ठक ठक। अब वे गलियारे में चल रहे थे। एक काढ़ा तैयार हुआ और उसे शरीर मिल गया। शैतानी शहंशाह को उनका शरीर मिल गया। वे पुनर्जीवित हो गए और फिर प्राणभक्षी आए और फिर हम में द्वंद्व युद्ध हुआ। तुमने शैतानी शहंशाह के साथ द्वंद्व युद्ध किया। मैं बचकर भाग आया। मेरी छड़ी ने एक अजीब कमाल दिखाया। मैंने अपने मम्मी डैडी को देखा। वे उसकी छड़ी में से बाहर निकल रहे थे। अंदर चलो हैरी, अंदर चलो और बैठ जाओ। तुम पल भर में ठीक हो जाओगे। इसे पी लो। हैरी को ताले में चाबी लगाने की आवाज सुनाई दी और फिर उसने महसूस किया कि उसके हाथ में एक कप आ गया था। इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। चलो हैरी, मैं पूरी बात जानना चाहता हूँ कि क्या क्या हुआ था। मूडी ने कप में भरे काढ़े को हैरी के मुंह में डाल दिया। उसके गले में पेपरमेंट की जलन हुई और वह खांसने लगा। लेकिन काढ़ा पीने के बाद मूडी का ऑफिस साफ दिखाई देने लगा और खुद मूडी भी। उनका चेहरा भी फज के चेहरे की तरह ही सफेद दिख रहा था और उनकी दोनों आंखें बिना झपके हैरी के चेहरे पर टिकी हुई थी। वोल्डेमॉर्ट लौट आए। हैरी, तुम्हें यकीन है कि वे लौट आए? उन्होंने यह काम कैसे किया? उसने अपने पिता की कब्र, वर्मटेल के हाथ और मेरी बाह से कुछ चीजें ली, हैरी ने कहा। उसके सिर का चकराना बंद हो गया था। उसके निशान में अब पहले जितना दर्द नहीं हो रहा था। हालांकि ऑफिस में अंधेरा था, लेकिन उसे मूडी का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसे अब भी दूर की क्विडिच पिच से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मूडी ने पूछा, शैतानी शहंशाह ने तुमसे क्या लिया? खून, हैरी ने अपने हाथ उठाते हुए कहा। उसकी आस्तीन वहां पर फटी हुई थी जहां वर्मटेल का खंजर अंदर गया था। मूडी ने लंबी सांस छोड़ते हुए पूछा, और प्राणभक्षी, वे लौट आए? हाँ, हैरी ने कहा, बहुत सारे। शैतानी शहंशाह ने उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया? मूडी ने धीरे से पूछा। क्या उन्होंने उन लोगों को माफ कर दिया? लेकिन हैरी को अचानक याद आ गया। उसे डंबलडोर को बता देना चाहिए था। उसे यह बात तत्काल बता देनी चाहिए थी। हॉगवर्ट्स में एक प्राणभक्षी है। यहाँ पर एक प्राणभक्षी है। उसी ने मेरा नाम आग के प्याले में डाला था। उसी ने यह इंतजाम किया था कि मैं ये टूर्नामेंट जीत जाऊं। हैरी ने उठने की कोशिश की, लेकिन मूडी ने उसे धक्का देकर वापस बिठा दिया। उन्होंने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ कि वह प्राणभक्षी कौन है। कारक्रॉफ्ट, हैरी ने बेताबी से पूछा, वे कहाँ हैं? क्या आपने उन्हें पकड़ लिया है? क्या आपने उन्हें कैद कर लिया है? कारक्रॉफ्ट, मूडी अजीब तरीके से हंसते हुए बोले। कारक्रॉफ्ट आज रात को भाग गया जब उसे अपने हाथ पर बने मौत के निशान में जलन महसूस हुई। उसने शैतानी शहंशाह के बहुत से वफादार समर्थकों को पकड़वाया था, इसलिए वह उनके सामने नहीं जाना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह ज्यादा दूर तक जा पाएगा। शैतानी शहंशाह के पास अपने दुश्मनों तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं। कारक्रॉफ्ट चले गए, वे भाग गए, लेकिन इसका मतलब तो यह है कि उन्होंने मेरा नाम कप में नहीं डाला था। नहीं, मूडी ने धीरे से कहा, नहीं, उसने तुम्हारा नाम कप में नहीं डाला था। यह काम तो मैंने किया था। हैरी ने यह बात सुन तो ली, लेकिन उसे इस पर यकीन नहीं हुआ। नहीं, आपने नहीं डाला, उसने कहा। आपने यह काम नहीं किया। आप यह काम कर ही नहीं सकते थे। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि यह काम मैंने ही किया था, मूडी ने कहा। उनकी जादुई आंख चारों तरफ घूमी और दरवाजे पर टिक गई। हैरी जानता था कि वे जांच कर रहे होंगे कि कहीं कोई दरवाजे के बाहर तो नहीं खड़ा है। मूडी ने अपनी छड़ी बाहर निकाली और हैरी की तरफ तान दी। तो वोल्डेमॉर्ट ने उन्हें माफ कर दिया, उन्होंने कहा। उन प्राणभक्षियों को जो आजाद थे, जो अज़्काबान जाने से बच गए थे। क्या? हैरी ने कहा। वह उस छड़ी की तरफ देख रहा था जो मूडी ने उसकी तरफ तान रखी थी। यह एक बेहुदा मजाक होगा। यह और क्या हो सकता है? मूडी धीरे से बोले, मैंने तुमसे पूछा कि क्या वोल्डेमॉर्ट ने उन घटिया लोगों को माफ कर दिया जो कभी उनकी तलाश करने नहीं गए? वे गद्दार कायर जो उनके लिए अज़्काबान भी नहीं गए, आस्था विहीन नकारा लोग जिनमें क्विडिच वर्ल्ड कप में नकाब पहनकर रंगरेलियां मनाने की हिम्मत तो थी, लेकिन जब मैंने आसमान में मौत के निशान को प्रकट किया तो उसे देखकर वे दुम दबाकर भाग गए। मौत का निशान आपने प्रकट किया था? आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था ना हैरी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था।
मुझे सबसे ज्यादा नफरत आजाद घूमने वाले प्राणभक्षियों से है। जब उनके मालिक को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने अपने मालिक की तरफ पीठ फेर ली। मैं उम्मीद कर रहा था कि मालिक उन्हें सजा देंगे। मैं उम्मीद कर रहा था कि वे उन्हें यातना देंगे। मुझे बताओ कि मालिक ने उन्हें यातना दी थी, हैरी? मूडी के चेहरे पर अचानक एक पागलपन भरी मुस्कान आ गई। मुझे बताओ कि उन्होंने प्राणभक्षियों से यह कहा था कि सिर्फ मैं ही उनका वफादार हूँ। मैंने हर तरह का जोखिम लिया ताकि मैं उन तक वह चीज पहुंचा दूं जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम आप नहीं, यह आप नहीं कर सकते। तो फिर चौथे स्कूल की तरफ से आग के प्याले में तुम्हारा नाम किसने डाला? मैंने डाला। किसने हर उस व्यक्ति को डराया जो मेरे हिसाब से तुम्हें चोट पहुंचा सकते थे या तुम्हें टूर्नामेंट जीतने से रोक सकते थे? मैंने किया। किसने हैग्रिड को उकसाया कि वह तुम्हें ड्रैगन दिखा दे? मैंने किया। किसने तुम्हें यह बताया कि ड्रैगन को हराने का एकमात्र तरीका क्या है? मैंने किया। मूडी की जादुई आंख अब दरवाजे की बजाय हैरी पर टिक गई थी। उनका खुला मुंह अब पहले से भी ज्यादा बुरा दिख रहा था। हैरी, बिना शक पैदा किए इन कामों में तुम्हारी मदद करना आसान नहीं था। मुझे अपनी पूरी चालाकी का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि किसी को तुम्हारी सफलता में मेरा हाथ नजर ना आ जाए। अगर तुम हर काम में आसानी से सफल हो जाते तो डंबलडोर को शक हो जाता। मैं चाहता था कि तुम भूल भुलैया में पहुंच जाओ, बाकी प्रतियोगियों से थोड़ा आगे। मैं जानता था कि उस स्थिति में मैं बाकी चैंपियनों को रास्ते से हटाकर तुम्हारा रास्ता साफ कर दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी मूर्खता से भी निपटना था। दूसरा काम, उस काम में मुझे यह डर लगा कि मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। मैं तुम पर नजर रख रहा था पॉटर। मैं जानता था कि तुम अंडे के सुराग को नहीं समझ पाए हो, इसलिए मुझे तुम्हें दूसरा इशारा भी करना पड़ा। हैरी ने भारी गले से कहा। आपने नहीं, सेड्रिक ने मुझे इशारा किया था। और सेड्रिक को किसने बताया था कि उसे अपने अंडे को पानी के नीचे रखकर खोलना है? मैंने बताया था। मुझे यकीन था कि वह तुम्हें भी यह बात बता देगा। शरीफ लोगों को धोखा देना कितना आसान होता है पॉटर। मुझे यकीन था कि चूंकि तुमने उसे ड्रैगन के बारे में बताया था, इसलिए वह तुम्हारा एहसान उतारने के लिए तुम्हें अंडे के सुराग को समझने का तरीका बता देगा, और उसने ऐसा ही किया। लेकिन फिर भी पॉटर, फिर भी तुम्हारे हारने की संभावना दिख रही थी। मैं हर समय देख रहा था, लाइब्रेरी में घंटों की पढ़ाई। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं था कि जिस पुस्तक की तुम्हें जरूरत थी वह पहले ही तुम्हारे कमरे में मौजूद थी? मैंने उसे वहां बहुत पहले ही पहुंचा दिया था। जादुई भूमध्य सागरीय जल पौधे और उनके गुण। मैंने वह पुस्तक लॉन्ग बॉटम नाम के लड़के को दे दी थी। क्या तुम्हें याद नहीं है? वह पुस्तक तुम्हें गिलवर्धक पौधे के बारे में सब कुछ बता देती। मुझे उम्मीद थी कि तुम सबसे मदद मांगोगे। लॉन्ग बॉटम तुम्हें एक पल में बता देता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारा घमंड और तुम्हारी आत्मनिर्भरता मिलकर मेरा सारा खेल चौपट कर सकते थे। तो अब मैं क्या कर सकता था? मुझे किसी और मासूम स्रोत से तुम तक जानकारी पहुंचानी थी। तुमने मुझे यूल डांस में बताया था कि डॉबी नाम के घरेलू जिन ने तुम्हें क्रिसमस का तोहफा दिया था। मैंने अपने दुशाले धोने के लिए देने के बहाने उस घरेलू जिन को स्टाफ रूम में बुलवाया। उसके सामने मैंने प्रोफेसर मैकगोनागल के साथ उन बंधकों की बात छेड़ी जिन्हें ले जाया गया था। मैंने उसके सामने प्रोफेसर मैकगोनागल से जानबूझकर पूछा कि क्या पॉटर के मन में गिलवर्धक पौधे का इस्तेमाल करने का विचार आएगा, और तुम्हारा जिन्न दोस्त सीधे स्नेप की अलमारी तक गया और वहां से गिलवर्धक पौधे को चुराकर तुम्हारे पास पहुंच गया। मूडी की छड़ी अब भी हैरी के सीने की तरफ तनी हुई थी। उनके पीछे दीवार पर लगे शत्रु दर्पण में धुंधली आकृतियां मंडरा रही थी। पॉटर, तुम झील में इतनी देर तक रही कि मुझे लगा कि तुम डूब गए हो, लेकिन किस्मत से डंबलडोर ने तुम्हारी मूर्खता को तुम्हारी महानता मान लिया और तुम्हें उसके लिए अच्छे नंबर दिए। तब जाकर मैंने खुलकर सांस ली। जाहिर है आज रात को भूल भुलैया में तुम्हारे सामने कम बाधाएं आई थी। मूडी ने कहा। ऐसा इसीलिए था क्योंकि मैं उनके चारों तरफ मंडरा रहा था। मैं अपनी जादुई आंख से बागड़ की दीवार के पार देख सकता था और तुम्हारे रास्ते की बाधाओं को श्राप से हटा सकता था। जब फ्लर डेलाकॉर पास से गुजरी तो मैंने उसे स्तब्ध कर दिया। मैंने क्रम को सम्मोहन श्राप दिया ताकि वह डिगोरी को खत्म कर दे और कब तक पहुंचने का तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। हैरी मूडी को घूरने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। डंबलडोर के दोस्त, मशहूर ऑरर, जिन्होंने इतने सारे प्राण पक्षियों को पकड़ा था, यह समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। शत्रु दर्पण की धुंधली आकृतियां अब साफ होती जा रही थी। हैरी को मूडी के पीछे 3 लोगों की आकृतियां करीब आती दिख रही थी, लेकिन मूडी उन्हें नहीं देख रहे थे। उनकी जादुई आंख तो हैरी पर टिकी हुई थी। पॉटर, शैतानी शहंशाह तुम्हें नहीं मार पाए, जबकि ऐसा करने की उनकी बहुत प्रबल इच्छा थी। मूडी ने फुसफुसाकर कहा।
जरा सोचो तो सही, जब उन्हें यह पता चलेगा कि मैंने उनका यह काम कर दिया है तो वे मुझे कितना बड़ा इनाम देंगे। मैंने तुम्हें उन तक पहुंचाया था जब उन्हें पुनर्जीवित होने के लिए तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और फिर मैंने तुम्हें मार भी डाला। मुझे बाकी सभी प्राण पक्षियों से ज्यादा सम्मान मिलेगा। मैं उनका सबसे प्रिय और करीबी समर्थक बन जाऊंगा। वे मुझे बेटे से भी ज्यादा करीब रखेंगे। मूडी की सामान्य आंख बाहर निकल पड़ रही थी और उनकी जादुई आंख हैरी पर टिकी हुई थी। दरवाजा बंद था और हैरी जानता था कि वह समय रहते अपनी छड़ी तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। शैतानी शहंशाह और मैं, मूडी ने कहा, जो अब पूरी तरह से पागल दिख रहे थे और हैरी को घूरे जा रहे थे। हम दोनों में काफी समानताएं हैं। उदाहरण के लिए हम दोनों के ही पिता बहुत निराशाजनक थे, निश्चित रूप से बहुत ही निराशाजनक। हम दोनों को ही अपने पिताओं के नाम का बोझ उठाकर अपमानित होना पड़ा, और हम दोनों को ही अपने पिताओं को मारने का सुख मिला, बहुत बड़ा सुख मिला, क्योंकि शैतानी जादूगरों के कुनबे की प्रगति के लिए यह काम जरूरी था। तुम पागल हो, हैरी ने कहा। वह खुद को रोक नहीं पाया। तुम पागल हो। पागल और मैं, मूडी ने कहा, और उनकी आवाज बहुत ऊंची हो गई। हम देखते हैं कि कौन पागल है। अब शैतानी शहंशाह लौट आए हैं और मैं उनके साथ हूँ। वे लौट आए हैं हैरी पॉटर, तुम उन्हें नहीं हरा पाए, और अब मैं तुम्हें हराता हूँ। मूडी ने अपनी छड़ी उठाई और अपना मुंह खोला। हैरी ने अपना हाथ अपने दुशाले में डाला। स्तब्धो चौंधियाती लाल रोशनी हुई और मूडी के ऑफिस का दरवाजा धमाके के साथ टूटकर नीचे गिर गया। मूडी ऑफिस के फर्श पर पीछे की तरफ गिर पड़े। हैरी अब भी उसी जगह देख रहा था जहां मूडी का चेहरा था। उसने देखा कि शत्रु दर्पण में से एल्बस डंबलडोर, प्रोफेसर स्नेप और प्रोफेसर मैगोनिगल उसे देख रहे हैं। उसने चारों तरफ देखा। वे तीनों दरवाजे पर खड़े थे। डंबलडोर सबसे आगे थे और उनकी छड़ी तनी हुई थी। उस पल हैरी को पहली बार समझ में आया कि लोग यह क्यों कहते हैं कि डंबलडोर ही इकलौते जादूगर है जिनसे वोल्डेमॉर्ट डरता था। बावरे नैन मूडी के बेहोश शरीर को देखते समय डंबलडोर के चेहरे पर एक ऐसा भयंकर भाव था जिसकी हैरी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। डंबलडोर के चेहरे पर कोई ममतामयी मुस्कान नहीं थी। चश्मे के पीछे दिखती उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। इसके बजाय उनके बूढ़े चेहरे की हर लकीर में आवेश की झलक थी। डंबलडोर के शरीर से शक्ति इस तरह प्रवाहित हो रही थी जैसे गर्मी निकल रही हो। डंबलडोर ऑफिस के अंदर आए। उन्होंने मूडी के बेहोश शरीर के नीचे अपना एक पैर रखा और उन्हें पलट दिया ताकि उनका चेहरा दिख सके। स्नेप उनके पीछे आए और शत्रु दर्पण में देखने लगे, जहां उनका गुस्से से भरा चेहरा अब भी दिख रहा था। प्रोफेसर मैगोनिगल सीधे हैरी के पास गईं। चलो पॉटर, वे फुसफुसाई, और उनके मुंह की पतली रेखा हिल रही थी जैसे वे रोने ही वाली हों। चलो अस्पताल चलो। नहीं, डंबलडोर ने तीखी आवाज में कहा। डंबलडोर, उसे अस्पताल जाना चाहिए। उसकी हालत तो देखिए। आज रात उसने काफी मुसीबत झेली है। मिनर्वा, वह यही रुकेगा क्योंकि उसे यह सब समझने की जरूरत है, डंबलडोर ने कहा। समझना स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम है, और सिर्फ स्वीकार करने के बाद ही कोई चीज सुधर सकती है। उसे यह जानने की जरूरत है कि आज रात को उसने जो कुछ सहन किया वह किसके कारण और क्यों हुआ है। मूडी, हैरी ने कहा। उसे अब भी भरोसा नहीं हो रहा था। ये मूडी कैसे हो सकते हैं? यह अलेस्टर मूडी नहीं है, डंबलडोर ने धीरे से कहा। तुम अलेस्टर मूडी को नहीं जानते। असली मूडी आज रात की घटना के बाद तुम्हें कभी मेरे सामने से नहीं हटाता। जिस पल वह तुम्हें ले गया मैं समझ गया और पीछे आ गया। डंबलडोर मूडी के बेहोश शरीर पर झुके और उसके दुशाले में हाथ डाला। उन्होंने मूडी का थर्मस बाहर निकाला और एक छल्ले में लगी चाबियां भी। फिर वे प्रोफेसर मैगोनिगल और स्नेप की तरफ मुड़े। सीवियरस, तुम अपने पास रखा सबसे सशक्त सत्य द्रव लेकर आओ। इसके बाद तुम किचन में जाकर विंकी नाम की घरेलू जिन्न को बुला लाओ। मिनर्वा, तुम हैग्रिड के घर जाओ। वहां तुम्हें कद्दू के बगीचे में एक बड़ा काला कुत्ता बैठा मिलेगा। उस कुत्ते को मेरे ऑफिस में पहुंचा देना और उसे बता देना कि मैं कुछ समय बाद आकर उससे वहीं मिलूंगा। इसके बाद तुम यहाँ लौट आना। अगर स्नेप या मैगोनिगल को इन निर्देशों में कोई अजीब बात लगी भी हो तो भी उन्होंने अपनी उलझन को प्रकट नहीं किया। दोनों ही तत्काल मुड़े और ऑफिस से चले गए। डंबलडोर 7 तालों वाले संदूक की तरफ बढ़े। उन्होंने पहले ताले में पहली चाबी लगाकर उसे खोला। संदूक में मंत्रों की पुस्तकों का ढेर लगा था। डंबलडोर ने संदूक बंद कर दिया और फिर दूसरे ताले में दूसरी चाबी लगाकर संदूक दोबारा खोला। अब मंत्रों की पुस्तकें गायब हो चुकी थी। पुस्तकों के बजाय अब उसने बहुत सी चीजें पड़ी थी। टूटे हुए मुखबिर यंत्र, चरमपत्र,
कल में और एक सफेद अदृश्य चोगा। हैरी ने हैरानी से देखा जब डंबलडोर ने तालों में चौथी, पांचवी और छठी चाबी लगाई। हर बार संदूक में नया सामान दिखाई दिया। फिर जैसे ही उन्होंने ताले में सातवीं चाबी लगाकर ढक्कन खोला, हैरानी के मारे हैरी की चीख निकल गई। वहां पर एक तरह का गड्ढा था। यह एक भूमिगत कमरे जैसा था और उसमें 10 फुट नीचे फर्श पर कोई लेटा हुआ था। वह गहरी नींद में सो रहा था और काफी दुबला पतला दिख रहा था। वह और कोई नहीं बल्कि असली बावरिन मूडी थे। उनका लकड़ी वाला पैर गायब था, उनकी जादुई आंख का कोटर पलकों के नीचे खाली था और उनके उलझे हुए बालों के कई गुच्छे भी गायब थे। हैरी ने कभी संदूक में सोते मूडी को हैरानी से देखा तो कभी ऑफिस में फर्श पर पड़े अचेत मूडी को सदमे से घूरा। डंबलडोर संदूक में उतरकर सो रहे मूडी के पास पहुंच गए। वे उनकी जांच करने के लिए झुके। उसे स्तब्ध किया गया है। उसे सम्मोहन श्राप से नियंत्रित किया जा रहा है। वह बहुत कमजोर है, उन्होंने कहा। जाहिर है उसे जिंदा रखना जरूरी था। हैरी, नकली मूडी का चोगा उतार दो। अलेस्टर को ठंड लग रही होगी। मैडम पॉम्फ्री उसकी अच्छी देखभाल करेंगी, लेकिन उसे तत्काल कोई खतरा नहीं है। हैरी ने उनके आदेश का पालन किया। डंबलडोर ने मूडी पर चोगा डाल दिया और दोबारा संदूक के बाहर आ गए। फिर उन्होंने डेस्क पर रखे थर्मस को उठाया और उसका ढक्कन खोलकर उसे उल्टा कर दिया। ऑफिस के फर्श पर एक गाढ़ा द्रव्य गिर गया। हैरी, भेस बदल काढ़ा, डंबलडोर ने कहा। तुमने देखा कि यह कितना आसान और बेहतरीन तरीका था, क्योंकि मूडी कभी अपने थर्मस के अलावा किसी चीज से नहीं पीता था। सभी लोग उसकी इस आदत के बारे में जानते हैं। जाहिर है काढ़ा बनाने के लिए उस बहरूपीय को असली मूडी को आसपास रखने की जरूरत थी। तुमने उसके बाल देखे? डंबलडोर ने संदूक वाले मूडी की तरफ इशारा करते हुए कहा। बहरूपीय उन्हें पूरे साल काटता रहा। देखा वे कहाँ से कटे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है आज रात के रोमांच में नकली मूडी शायद भेस बदल काढ़े को उतनी बार पीना भूल गया होगा जितनी बार उसे पीना चाहिए था, हर घंटे। हम देखेंगे। डंबलडोर ने डेस्क की कुर्सी खींची और उस पर बैठ गए। उनकी आंखें फर्श पर पड़े बेहोश मूडी पर टिकी हुई थी। हैरी भी मूडी को घूरता रहा। कुछ मिनट तक खामोशी छाई रही। फिर हैरी की आंखों के सामने फर्श पर पड़े आदमी का चेहरा बदलने लगा। निशान गायब होने लगे और सिकुड़ने लगे। उलझे हुए लंबे सफेद बाल अब खोपड़ी के भीतर जा रहे थे और हल्के पीले रंग के बालों में बदल रहे थे। अचानक एक जोरदार खट्ट की आवाज के साथ लकड़ी का पैर नीचे गिर गया और उसकी जगह पर एक सामान्य पैर आ गया। अगले ही पल उस आदमी के चेहरे से जादुई आंख निकलकर बाहर गिर गई और उसकी जगह पर एक असली आंख आ गई। जादुई आंख फर्श पर घूमने लगी और हर दिशा में देखने लगी। हैरी ने देखा कि उसके सामने एक पीले और थोड़े चकत्तेदार चेहरे वाला आदमी पड़ा हुआ था, जिसके बाल सुंदर थे। हैरी जानता था कि वह कौन है। उसने उसे डंबलडोर के स्मृति पात्र में देखा था। उसने देखा था कि दम पिशाच उसे अदालत में से ले जा रहे थे। उसने देखा था कि वह मिस्टर क्राउच को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वह बेकसूर है, लेकिन अब उसकी आंखों की चारों तरफ झुर्रियां थीं और उसकी उम्र ज्यादा लग रही थी। बाहर गलियारे में तेज तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। स्नेप विंकी को लेकर लौट आए थे। प्रोफेसर मैगोनिगल उनके ठीक पीछे थी। क्राउच, स्नेप ने कहा और दरवाजे पर ही ठिठक गए। बार्टी क्राउच। हे भगवान, प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा। वे भी रुककर फर्श पर पड़े आदमी को घूरती रहीं। गंदे और अस्त व्यस्त हुलिये वाली विंकी स्नेप के पैरों के पास से देखने लगी। उसका मुंह खुला रह गया और वह जोर से चीखी, मास्टर बार्टी, मास्टर बार्टी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वह छलांग लगाकर उस युवक के सीने पर गिर पड़ी। आपने उसे मार डाला, आपने उसे मार डाला, आपने मेरे मालिक के बेटे को मार डाला। हमने उसे बस स्तब्ध किया है विंकी, डंबलडोर ने कहा। दूर हट जाओ। सीवियरस, तुम काढ़ा लेकर आए? स्नेप ने डंबलडोर को पारदर्शी द्रव्य की एक छोटी सी शीशी दे दी। यह वही सत्य द्रव्य था जिसके इस्तेमाल की धमकी उन्होंने हैरी को क्लास में दी थी। डंबलडोर उठकर खड़े हुए, फर्श पर पड़े आदमी के ऊपर झुके और उसे शत्रु दर्पण के नीचे वाली दीवार से टिका कर बैठा दिया। शत्रु दर्पण में अब भी डंबलडोर, स्नेप और मैगोनिगल के प्रतिबिंब उन सभी को गुस्से से घूर रहे थे। विंकी अपने घुटनों के बल बैठी बैठी कांपती रही। उसने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। डंबलडोर ने उस आदमी का मुंह खोला और उसमें सत्य द्रव की 3 बूंदें टपका दी। फिर उन्होंने अपनी छड़ी उसके सीने की तरफ करते हुए कहा, सजीवों। क्राउच के बेटे ने अपनी आंखें खोल ली। उसका चेहरा सुस्त था और आंखें शून्य में ताक रही थी। डंबलडोर उसके सामने घुटनों के बल झुक गए ताकि उनके चेहरे समान ऊंचाई पर रहें। डंबलडोर ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? उस आदमी ने पलकें झपकाईं और बुदबुदाया, हाँ।
डंबलडोर धीरे से बोले, अब तुम हमें यह बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे, तुम अज़्काबान से कैसे भागे। क्राउच ने एक गहरी कांपती हुई सांस ली और फिर भावहीन आवाज में बोलने लगा, मेरी माँ ने मुझे बचाया था। वे जानती थी कि वे मरने वाली हैं। उन्होंने मेरे पिता को राजी कर लिया कि वे उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दें और मुझे बचा लें। मेरे पिता उनसे बहुत प्यार करते थे, जो उन्होंने मुझसे कभी नहीं किया। वे इसके लिए तैयार हो गए। वे दोनों मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझे भेद बदल काढ़ा पिलाया जिसमें मेरी माँ का एक बाल था। मेरी माँ ने भी भेद बदल काढ़ा पिया जिसमें मेरा एक बाल था। हम दोनों ने एक दूसरे का रूप ले लिया। विंकी अपना सिर हिला रही थी और कांप रही थी। आगे कुछ मत बोलना मास्टर बार्टी, आगे कुछ मत बोलना, तुम अपने पिता को मुसीबत में फंसा रहे हो। लेकिन क्राउच ने एक और गहरी सांस खींची तथा उसी सपाट आवाज में आगे बोलता गया, दम पिशाच अंधे होते हैं। उन्होंने एक स्वस्थ और एक मर रहे व्यक्ति को अज़्काबान में आते हुए महसूस किया। उन्होंने एक स्वस्थ और एक मर रहे व्यक्ति को वहां से जाते हुए महसूस किया। मेरे पिता ने मुझे चोरी छिपे बाहर निकाल लिया। मैं अपनी माँ के वेश में था ताकि अगर कोई कैदी सलाखों के पीछे से देख रहा हो तो उसे शक ना हो। मेरी माँ कुछ ही समय बाद अज़्काबान में मर गईं। वे आखिर तक सावधानी पूर्वक भेस बदल काढ़ा पीती रहीं। उन्हें मेरे नाम और हुलिये में दफनाया गया। सबको यही यकीन था कि मैं ही मर गया था। उस आदमी की पलकें झपकी। डंबलडोर ने धीरे से पूछा, और घर पर लाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ क्या किया? मेरी माँ की मौत का नाटक किया, एक शांत गोपनीय अंत्येष्टि। सच तो यह था कि मेरी माँ की कब्र खाली है। घरेलू जिन्न विंकी ने मेरी देखभाल करके मुझे स्वस्थ किया। फिर मुझे छिपाना था, मुझे नियंत्रित किया जाना था। मुझे काबू में करने के लिए मेरे पिता को बहुत से मंत्रों का इस्तेमाल करना पड़ा। जब मुझ में ताकत आ गई तो मैं सिर्फ अपने मालिक को खोजने, उनकी सेवा में लौटने के बारे में सोचने लगा। डंबलडोर ने पूछा, तुम्हारे पिता ने तुम पर काबू कैसे किया? सम्मोहन श्राप से, क्राउच ने कहा। मैं अपने पिता के पूरे नियंत्रण में था। मुझे दिन रात अदृश्य चोगा पहनने के लिए मजबूर किया जाता था ताकि कोई मुझे देख ना ले। मैं हमेशा घरेलू जिन्न विंकी के साथ रहता था। वह मेरी पहरेदार और सेवक थी। उसे मुझ पर तरस आता था। उसी ने मेरे पिता को तैयार किया कि वे मेरे अच्छे व्यवहार के लिए कभी कभार मुझे इनाम दिया करें। मास्टर बार्टी, मास्टर बार्टी, विंकी ने अपने हाथों के बीच से सुबकते हुए कहा, तुम्हें इन लोगों को यह सब नहीं बताना चाहिए। हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। डंबलडोर ने धीरे से कहा, क्या किसी को कभी पता चला कि तुम अब भी जिंदा हो? मेरा मतलब है, क्या तुम्हारे पिता और घरेलू जिन्न के अलावा किसी और को पता चला? हाँ, क्राउच ने कहा और उसकी पलकें एक बार फिर झपकी। मेरे पिता के ऑफिस की जादूगरनी बर्था जॉर्गिन्स यह बात जान गई थी। एक दिन वह कुछ कागजों पर मेरे पिता के दस्तखत करवाने के लिए घर आई थी। वे घर पर नहीं थे। विंकी उसे अंदर बैठाकर किचन में मेरे पास आ गई, लेकिन बर्था जॉर्किंस ने विंकी को मुझसे बातें करते हुए सुन लिया। वह तहकीकात करने आई। उसने जो बातें सुनी थी उससे उसने अंदाजा लगा लिया कि अदृश्य चोगे के नीचे कौन छिपा था। मेरे पिता जब घर लौटे तो बर्था ने उनसे इस बारे में पूछताछ की। उन्होंने उसके दिमाग से यह बात भुलाने के लिए उस पर बहुत सशक्त स्मृति सम्मोहन कर दिया, बहुत ही सशक्त। उनका कहना था कि इससे उसकी याददाश्त हमेशा के लिए बिगड़ जाएगी। वह मेरे मालिक के निजी मामले में दखल देने आई ही क्यों थी? विंकी ने सुबकते हुए कहा। उसने हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ा? डंबलडोर ने कहा। मुझे क्विडिच वर्ल्ड कप के बारे में बताओ, क्राउच ने अपनी भावहीन आवाज में कहा। विंकी ने मेरे पिता से इस बारे में मिन्नतें की। उसने उन्हें महीनों तक मनाने की कोशिश की। मैं बरसों से घर से बाहर नहीं निकला था। मुझे क्विडिच से प्रेम था। उसने कहा, लड़के को बाहर निकलने दो, वह अपना दृश्य चोगा पहनकर मैच देख लेगा। उसे एक बार तो खुली हवा में सांस लेने दो। उसने कहा कि अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वे भी यही चाहती। उसने मेरे पिता से कहा कि मेरी माँ मुझे आज़ादी दिलाने के लिए मरी थी। उन्होंने मेरी जिंदगी इसलिए नहीं बचाई थी कि मैं हमेशा घर पर ही कैद रहूं। आखिरकार वे मान गए। आगे की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई। मेरे पिता मुझे और विंकी को उस दिन काफी पहले ही टॉप बॉक्स में बैठा आए थे। विंकी को सभी से यह कहना था कि उसने मेरे पिता के लिए जगह रोक रखी है। मुझे वहां पर अदृश्य चोगा पहनकर बैठना था। सभी लोगों के बॉक्स में से बाहर निकलने के बाद हमें बाहर निकलना था। लोगों को सिर्फ विंकी ही नजर आती। किसी को भी मेरे होने का पता नहीं चलता। लेकिन विंकी यह बात नहीं जानती थी कि मेरी ताकत बढ़ने लगी थी। मैं अपने पिता के सम्मोहन श्राप से लड़ने लगा था। ऐसे कई दौर आते थे जब मैं उनके श्राप से पूरी तरह मुक्त हो जाता था, जब मैं उनके नियंत्रण से बाहर हो जाता था। टॉप बॉक्स में भी यही हुआ। यह गहरी नींद से जागने जैसा एहसास था।
मैंने खुद को दर्शकों के मैच के बीच में पाया। मुझे अपने सामने बैठे लड़के की जेब से एक छड़ी बाहर निकलती दिखी। अज़्काबान से लौटने के बाद वे मुझे कभी छड़ी रखने की इजाज़त नहीं देते थे। मैंने उसकी छड़ी चुरा ली। विंकी को पता ही नहीं चल पाया। विंकी को ऊंची जगहों से डर लगता है, इसलिए उसने अपना चेहरा छिपा रखा था। मास्टर बार्टी, गंदे लड़के, विंकी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी उंगलियों के बीच से आंसू बह रहे थे। तो तुमने छड़ी चुरा ली, डम्बलडोर ने कहा, और तुमने इससे क्या किया? हम वापस अपने तंबू में लौट आए, क्राउच ने कहा। फिर हमने उन प्राण भक्षियों की आवाजें सुनी जो कभी अज़्काबान नहीं गए थे, जिन्होंने कभी मेरे मालिक के लिए कष्ट नहीं उठाए थे, जिन्होंने उनकी तरफ पीठ फेर ली थी। वे उस तरह कैद नहीं थे जिस तरह मैं था। वे उन्हें खोजने के लिए आजाद थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे मगलुओं के साथ खिलवाड़ करने में लगे थे। उनकी आवाजों से जैसे मैं जाग गया। मेरा दिमाग अब इतना स्पष्ट था जितना कई सालों में पहली बार हुआ था। मैं नाराज था। मेरे पास छड़ी थी। मैं मालिक से गद्दारी करने के लिए उन पर हमला करना चाहता था। मेरे पिता तंबू से बाहर चले गए। वे मगलुओं को उनसे छुड़ाने गए थे। विंकी मुझे इतना नाराज देखकर घबरा गई। उसने अपनी नस्ल के जादू का इस्तेमाल करके मुझे अपने साथ बांध लिया। वह मुझे तंबू से बाहर निकालकर जंगल में ले गई ताकि मैं प्राण भक्षियों से दूर रह सकूं। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैं कैंप साइट लौटना चाहता था। मैं उन प्राण भक्षियों को दिखाना चाहता था कि शैतानी शहंशाह के प्रति वफादारी का क्या मतलब होता है। मैं उनकी गद्दारी के लिए उन्हें सजा भी देना चाहता था। चुराई हुई छड़ी का इस्तेमाल करके मैंने आसमान में मौत का निशान उत्पन्न कर दिया। फिर वहां मंत्रालय के जादूगर आ गए। उन्होंने हर तरफ स्तब्धीकरण मंत्रों की बौछार कर दी। एक मंत्र उन पेड़ों के बीच से होता हुआ आया जहां विंकी और मैं खड़े थे। हमें जोड़ने वाला बंधन टूट गया। हम दोनों ही स्तब्ध हो गए। जब विंकी मिली तो मेरे पिता जान गए कि मैं भी आसपास ही होऊंगा। वह जहाँ मिली थी वहीं पर उन्होंने झाड़ियों के बीच में से मेरी तलाश की। मैं अदृश्य चोगा पहने था, लेकिन उन्होंने मुझे वहां पड़ा महसूस किया। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कि मंत्रालय के दूसरे सदस्य जंगल से नहीं चले गए। इसके बाद उन्होंने दोबारा सम्मोहन श्राप से मुझ पर काबू कर लिया और घर ले आए। उन्होंने विंकी को निकाल दिया। उसने अपना काम ठीक से नहीं किया था। उसने ही मुझे छड़ी हासिल करने दी थी। उसके कारण ही मुझे भागने का मौका मिला था। विंकी ने निराश भरी चीख निकाली। अब घर पर सिर्फ मैं और मेरे पिता ही बचे थे। और फिर क्राउच का सिर उसकी गर्दन पर लुढ़क गया और उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान आ गई। मेरे मालिक मुझसे मिलने के लिए आए। वे आधी रात को अपने सेवक वॉर्मटेल की बाहों में हमारे घर आए। मेरे मालिक को पता चल चुका था कि मैं अब भी जिंदा हूँ। उन्होंने अल्बानिया में बर्था जॉर्किंस को पकड़ लिया था। उन्होंने उसे यातना दी। बर्था ने उन्हें बहुत कुछ बताया। उसने उन्हें त्रिकोणीय टूर्नामेंट के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि मूडी नाम का पूर्व ऑर्डर हॉगवर्ट्स में पढ़ाने जाने वाला है। मालिक ने उसे तब तक यातना दी जब तक कि उन्होंने उस स्मृति सम्मोहन को नहीं तोड़ दिया जो मेरे पिता ने उस पर किया था। उसने मालिक को बताया कि मैं अज़्काबान से भाग आया था। उसने उन्हें बताया कि मेरे पिता मुझे कैद रखते हैं ताकि मैं अपने मालिक को खोजने ना जा सकूं। यह सुनकर मेरे मालिक जान गए कि मैं अब भी उनका वफादार सेवक था, शायद सबसे वफादार सेवक। मेरे मालिक ने बर्था से मिली जानकारी के आधार पर एक योजना बनाई। उन्हें मेरी जरूरत थी। वे आधी रात को हमारे घर आए। मेरे पिता ने दरवाजा खोला। क्राउच के चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई, जैसे वह अपनी जिंदगी के सबसे सुखद पलों को याद कर रहा हो। विंकी की दहशत भरी भूरी आंखें उसकी उंगलियों के बीच से दिख रही थीं। वह इतनी स्तब्ध थी कि बोल भी नहीं सकती थी। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। मेरे मालिक ने मेरे पिता को सम्मोहन श्राप दे दिया। अब मेरी जगह मेरे पिता कैद हो गए थे। अब मेरी जगह वे काबू में थे। मेरे मालिक ने उन्हें सामान्य जिंदगी जीने का आदेश दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और मुझे मुक्त कर दिया। मैं दोबारा पूरे होश में आ गया। मैं जिंदा हो गया, जैसा बरसों बाद हुआ था। डम्बलडोर ने पूछा, और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें क्या करने को कहा? उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके लिए अपना सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार हूँ। मैं तैयार था। यह मेरा सपना था। मेरा सबसे बड़ा अरमान था कि मैं उनके किसी काम आ सकूं और उनके प्रति अपनी वफादारी साबित कर सकूं। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें हॉगवर्ट्स में अपना एक वफादार सेवक भेजना है, एक ऐसा सेवक जो त्रिकोणीय टूर्नामेंट में हैरी पॉटर का मार्गदर्शन करे, लेकिन किसी को उस पर शक ना हो। एक ऐसा सेवक जो हैरी पॉटर पर नजर रखे, जो यह सुनिश्चित करे कि हैरी पॉटर त्रिकोणीय टूर्नामेंट के कप तक सबसे पहले पहुंच जाए, जो उस कप को आवागमन पूंजी में बदल दे ताकि उसे छूने वाला पहला व्यक्ति यानी हैरी पॉटर मेरे मालिक तक पहुंच जाए। लेकिन सबसे पहले
तुम्हें अलेस्टर मूडी की जरूरत थी, डम्बलडोर ने कहा। उनकी नीली आंखें जल रही थीं, हालांकि उनकी आवाज शांत थी। यह काम वॉर्मटेल और मैंने किया। हमने पहले से ही भेद-बदल काढ़ा बना लिया था। हम उसके मकान तक गए। मूडी ने संघर्ष किया। काफी शोर-शराबा हुआ। हमने उसे समय रहते काबू में कर लिया। हमने उसे उसी के जादुई संदूक में बंद कर दिया। फिर हमने उसके कुछ बाल तोड़कर काढ़े में डाल दिए। मैंने काढ़ा पी लिया। मैं मूडी का हमशक्ल बन गया। मैंने उसका पैर और उसकी आंख निकाल ली। मैं आर्थर वीसली का सामना करने के लिए तैयार था जब वह उन मखलूकों की याददाश्त मिटाने के लिए आया जिन्होंने शोर सुना था। अहाते में चारों तरफ कूड़ेदान मैंने ही फेंके थे। मैंने आर्थर वीसली को बताया कि मैंने अपने अहाते में घुसपैठियों की आहट सुनी थी और कूड़ेदान घुसपैठियों के कारण ही गिरे थे। फिर मैंने मूडी के कपड़े तथा शैतानी जादू को खोजने वाले यंत्र उठाए और हॉगवर्ट्स आ गया। मैंने उसे सम्मोहन श्राप में जिंदा रखा। मैं उससे सवाल पूछना चाहता था। मैं उसके अतीत के बारे में जानना चाहता था। उसकी आदतें सीखना चाहता था ताकि मैं डम्बलडोर तक को धोखा दे सकूं। भेस-बदल काढ़ा बनाने के लिए मुझे उसके बालों की भी जरूरत थी। बाकी का सामान आसानी से मिल गया। मैंने स्नेप के ऑफिस से सांप की केचुली चुरा ली। जब स्नेप ने मुझे अपने ऑफिस में देखा तो मैंने उससे कह दिया कि डम्बलडोर ने मुझे तलाशी लेने का आदेश दिया था। डम्बलडोर ने पूछा, और मूडी पर हमला करने के बाद वॉर्मटेल का क्या हुआ? वॉर्मटेल मेरे पिता के घर में मेरे मालिक के पास उनकी देखभाल करने के लिए लौट गया और मेरे पिता पर नजर रखने लगा, डम्बलडोर ने कहा। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे पिता भाग निकले। हाँ, कुछ समय बाद वे भी सम्मोहन श्राप से उसी तरह लड़ने लगे जिस तरह मैं लड़ने लगा था। ऐसे दौर आते थे जब वे जानते थे कि क्या हो रहा है। मेरे मालिक ने यह फैसला किया कि अब उन्हें घर से निकलने देना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने उन्हें मजबूर किया कि वे मंत्रालय जाना छोड़ दें और उल्लुओं के माध्यम से निर्देश भेजें। उन्होंने उनसे लिखवाया कि वे बीमार हैं, लेकिन वॉर्मटेल ने लापरवाही कर दी। उसने उन पर ठीक से नजर नहीं रखी। मेरे पिता भाग निकले। मेरे मालिक ने अंदाजा लगा लिया कि वे हॉगवर्ट्स आ रहे होंगे। मेरे पिता डम्बलडोर को सब कुछ बताने आ रहे होंगे। वे उन्हें अपनी गलतियां बताना चाहते होंगे। वे यह बताने वाले होंगे कि उन्होंने मुझे अज़्काबान से चोरी से निकाल लिया था। मेरे मालिक ने मुझे मेरे पिता के भागने के बारे में खबर कर दी। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि उन्हें हर कीमत पर रोकना है। इसलिए मैं इंतजार करता रहा और देखता रहा। मैंने उस नक्शे का इस्तेमाल किया जो मैंने हैरी पॉटर से लिया था, वह नक्शा जिसके कारण सारा खेल बिगड़ते बिगड़ते बचा। नक्शा? डम्बलडोर ने जल्दी से पूछा। कौन सा नक्शा? पॉटर का हॉगवर्ट्स का नक्शा। पॉटर ने उस नक्शे में एक रात को मुझे स्नेप के ऑफिस में देख लिया था। उस समय मैं भेस-बदल काढ़े के लिए सांप की केचुली चुरा रहा था, लेकिन चूंकि मेरा और मेरे पिता का पहला नाम एक ही है, इसलिए उसने सोचा कि यह मैं नहीं हूँ बल्कि मेरे पिता हैं। उस रात को मैंने पॉटर से वह नक्शा ले लिया। मैंने उसे बताया कि मेरे पिता शैतानी जादूगरों से नफरत करते हैं। पॉटर को यकीन हो गया कि मेरे पिता स्नेप के पीछे पड़े थे। एक हफ्ते तक मैंने अपने पिता के हॉगवर्ट्स पहुंचने का इंतजार किया। आखिरकार एक शाम को नक्शे में मेरे पिता मैदान में दाखिल होते हुए नजर आए। मैंने अपना अदृश्य चोगा पहना और उनके पास गया। वे जंगल के किनारे पर घूम रहे थे। तभी पॉटर और क्रम वहां आ गए। मैंने इंतजार किया। मैं पॉटर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था क्योंकि मेरे मालिक को उसकी जरूरत थी। फिर पॉटर डम्बलडोर को बुलाने के लिए भागा। उन दोनों के आने से पहले मैंने क्रम को स्तब्ध कर दिया और अपने पिता को मार डाला। नहीं, विंकी चीखी। मास्टर बार्टी, आप ये क्या कह रहे हैं? तुमने अपने पिता को मार डाला? डम्बलडोर ने पहले जैसी धीमी आवाज में पूछा। तुमने उनकी लाश का क्या किया? उठाकर जंगल में ले गया। मैंने उसकी लाश को अदृश्य चोगे से ढक दिया। मेरे पास नक्शा था। मैंने पॉटर को महल में घुसते हुए देखा। वह स्नेप से टकराया। फिर डम्बलडोर भी वहां आ गए। मैंने देखा कि पॉटर डम्बलडोर को महल में से बाहर ला रहा था। मैं जंगल से बाहर निकला, उनके पीछे गया और उनसे मिलने पहुंच गया। मैंने डम्बलडोर से कहा कि स्नेप ने मुझे बताया था। डम्बलडोर ने मुझसे जाकर अपने पिता की तलाश करने को कहा। मैं दोबारा अपने पिता की लाश के पास पहुंच गया। मैंने नक्शा देखा। जब सभी लोग चले गए तो मैंने अपने पिता की लाश का रूप परिवर्तन करके उसे एक हड्डी में बदल दिया। मैंने उसे दफन कर दिया। मैं अदृश्य चोगा पहनकर हैग्रिड के कैबिन के सामने की ताजी खुदी जमीन में उस हड्डी को गाड़ आया। अब वहां पर पूरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ विंकी की सुप्तियां सुनाई दे रही थी। फिर डम्बलडोर ने कहा, और आज रात? बार्टी क्राउच ने फुसफुसाकर कहा, मैंने डिनर से पहले यह प्रस्ताव रखा कि मैं त्रिकोणीय टूर्नामेंट के कप को भूल भुलैया में रख आता हूँ। मैंने उसे आवागमन पूंजी में बदल दिया। मेरे मालिक की योजना कामयाब हो गई। वे पुनर्जीवित हो गए।
अब वे मेरा इतना सम्मान करेंगे कि जादूगरों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसके चेहरे पर दोबारा पागलपन भरी मुस्कान आ गई और उसका सिर उसके कंधे पर गिर गया। विंकी उसके बगल में बैठकर सुबकती और रोती रही।